हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यू शुड नो से स्टार्ट करेंगे एंड हम क्वालिटीज ऑफ मनी, एक मनी की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो स्टडी करेंगे। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए टाइप्स ऑफ मनी अपलोड किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। एंड एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन विथ यू शुड नो। यह दो आपको टाइप दिए, आपको पता होना चाहिए कि लीगल टेंडर मनी क्या होता है एंड नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होता है। तो लीगल टेंडर मनी, इट इज द मनी, ये मनी है विच इज बैक्ड बाय लॉ, जो है ना जिसे लॉ ने एक्सेप्टेंस दी है, विच इज बैक्ड बाय लॉ एंड कैन नॉट बी रेफ्यूज, और जिसे कोई भी है ना मना नहीं कर सकता। रेफ्यूज करना मतलब मना नहीं कर सकता इन ट्रांजेक्शन बाय एनीबडी ऑन एनी ग्राउंड, किसी भी कंडीशन में कोई भी मना नहीं कर सकता। मान लीजिए आप दुकानदार के पास जाते हो और आप 10 रुपए का बिस्किट खरीदते हो और वो 10 रुपया अगर आप उसे पेमेंट कर रहे हो और वो नहीं कह सकता मुझे 10 रुपया नहीं चाहिए तो मुझे चेक दो, राइट। तो मतलब ये वो मना नहीं कर सकता कि ये 10 रुपया नहीं चलेगा, ये वाला 10 रुपया नहीं चलेगा। अगर गवर्नमेंट ने उसे वो 10 रुपए को एप्लीकेबली गवर्नमेंट ने उसको मंजूरी दी है तो कोई उसे मना नहीं कर सकता है। सो इन इंडिया जितने भी ऑल कॉइन्स एंड करेंसी है, करेंसी नोट्स है, आर लीगल टेंडर मनी, तो वो लीगल टेंडर मनी भी। हाँ, अभी जो बीच में नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के टाइम पर है ना 1000 का नोट बंद हो गया था। हाँ, अब वो गवर्नमेंट ने जब बंद कर दिया है तो अब वो 1000 का नोट आपका मार्केट में चलने वाला नहीं है। तो दैट में भले वो पहले था, प्रीवियस उसमें था, लेकिन अब वो बाय लॉ ना वो क्या हो गया है, वो डिमोनेटाइज हो गया। मतलब हमने उसको डिमोनेटाइज कर दिया है, वो नोट को बंद कर दिया है। तो वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया तो वो नोट नहीं चलेगा। लेकिन बाकी जितने भी ऑल कॉइन्स एंड करेंसीज है उससे हम लीगल टेंडर मनी बोलेंगे। वो है ना ट्रांजेक्शन्स के टाइम पे दौरान हम उसे यूज कर सकते हैं। नाउ नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होता है? तो इट इज द मनी, ये मनी है विच इज जनरली यूज बाय पीपल, लोग उसे जनरली यूज करते हैं इन फाइनल पेमेंट्स, मतलब सेटलमेंट के लिए, अपने पेमेंट करने के लिए उसे यूज करते हैं। बट देयर इज नो लीगल कंपल्शन, लेकिन यहाँ पे कोई कंपल्सरी नहीं है, क्या बोला है गवर्नमेंट ने, कोई फोर्स नहीं किया, कंपल्शन नहीं किया किसी पे भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए। इट कैन बी रेफ्यूज, उसे ये रेफ्यूज भी किसी को अगर मना करना है मना कर सकता है, हाँ बोलना है हाँ बोल सकता है। जैसे कि चेक हुआ, किसी को चेक से अपना पेमेंट लेना तो चेक से पेमेंट लेगा, कैश से लेना तो कैश से लेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ, आर एग्जांपल्स ऑफ दिस मनी। तो ये है ना एग्जांपल्स है मनी के, चेक्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इनके बारे में हम बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरीके से क्या होता है, ये जैसे हम है ना चेक कैसे किसी को देते हैं, चेक जब वो है ना बैंक में जाके डिपॉजिट कराता है तो हमारे अकाउंट में पैसे आ जाता है। जिस भी बंदे को चेक दिया हमने किसी भी पर्पज, सपोज आपने ना कॉलेज की फीस भरी है और आपने ना चेक के थ्रू भरी है, तो जब आपका चेक क्लियर होगा मतलब आपके खाते से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और कॉलेज के खाते में पैसे चले जाएंगे। तो ये चेक है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब अलाउड है। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये बिजनेस पार्टीज, दो ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल है मनी के। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शनल मनी, इसे हम ऑप्शनल मनी भी कहते हैं। तो इनके बारे में काफी डिटेल में हम अकाउंट्स में उसी में भी हम स्टडी करने वाले हैं। तो आगे हम जाके इनके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम इतने डिटेल में इनके बारे में बात नहीं करते। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। चेक के बारे में तो सभी जानते हैं, चेक्स, राइट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकता है आप लोगों के लिए, हो सकता है नहीं, हाँ आप लोगों के लिए नया शब्द है। तो ये इट इज नथिंग बट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे एक्सेप्ट, मतलब जैसे मान लीजिए ना सेलर ने गुड्स सेल किया 5000 का, तो उसे ना इमीडिएट पेमेंट रिसीव नहीं होता है, बायर से तुरंत उसको पैसा नहीं मिलता है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद इस तरीके से। तो वो है ना लिखवा के इन रिटर्न वो है ना साइन लेता है ड्रॉवर, मतलब वो जो सेलर है वो साइन करवा के लेता है कि ठीक है भाई तू 2 महीने बाद दे रहा है, साइन करके दे, 5000 रुपया 2 महीने बाद देने वाला है। तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके बारे में डिटेल में बाद में हम स्टडी करेंगे। अब आते हैं क्वालिटीज ऑफ मनी। तो क्वालिटीज ऑफ मनी की बात करते हैं तो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए मनी में। हमने डिफ़िकल्टीज देखी थी, हमने जो प्रीवियस ओल्डन टाइम में जो
डिफ़िकल्टीज फेस हो रही थी, जब है ना एक मनी का एक प्रॉपर फॉर्म नहीं था। हम ऑलरेडी इसका वीडियो मैंने डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम में क्या, अगर कमोडिटी का एक्सचेंज कमोडिटी के लिए होता था तो उसमें क्या डिफ़िकल्टीज होती थी, और उसी की वजह से वो डिफ़िकल्टीज को दूर करने के लिए इवोल्यूशन हुआ मनी का इवोल्यूशन हुआ, हमने वो भी स्टडी किया, राइट। और यहाँ पे अब हम उसकी क्वालिटी, एक पैसे में क्या उसके गुण क्या होने चाहिए, तो द क्वालिटीज ऑफ मनी आर एज फॉलोज। पहला, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब उसे ना जनरली सबने एक्सेप्ट किया हुआ होना चाहिए, हाँ, सबकी मंजूरी मिली हुई रहनी चाहिए। तो यहाँ पर एनीथिंग विच इज़ यूज्ड एज मनी, अगर कुछ भी एज अ मनी यूज़ किया जा रहा है तो इट मस्ट बी इजीली एक्सेप्टेड बाय, तो ये है ना एक्सेप्ट की जानी चाहिए सभी के द्वारा, ऑल फॉर एक्सचेंज पर्पस के लिए वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ऊपर, ये जब हम यू शुड नो का मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने ना डीमोनेटाइज कर दिए थे 1000 के नोट्स, एंड पुराने नोट्स जो थे उनको बंद कर दिए थे, तो वो नोट अब नहीं चलेंगे, वो तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है अब उन्हें। अगर आप वो नोट के भाई पहले तो चलता था ना, ले लो, तो कोई नहीं लेने वाला है। तो एक्सचेंज के लिए ना जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा मनी ऐसा होना चाहिए जिसे जनरली कोई भी एक्सेप्ट कर ले। देन सेकेंड, उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, डिविजिबिलिटी मतलब मनी शुड बी इजीली डिविजिबल, मतलब आप उसको क्या नोट को फाड़ने वाले नहीं हो, नोट के 2 टुकड़े नहीं करने वाले हो, लेकिन वो इस तरीके से डिविजिबल होना चाहिए कि उसे हम इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशंस। अभी इसका मैं अगर आपको सीधा साधारण एग्जांपल दूं, आप 100 रुपीज़ का नोट है और आपको है ना आपको उसका चेंज लेना है, उसको एक्सचेंज करके लेना है, मतलब चेंज लेना है, आपको 10 रुपीज़ चाहिए, तो आप है ना शॉपकीपर के पास जाओगे, आपके पास घर पे नहीं, आप शॉपकीपर के पास, जिसके पास आप रेगुलर जाते हो, उसको जाके आप बोलोगे कि भाई 100 रुपीज़ का मुझे छुट्टा दे दो, चेंज दे दो, मैं पिकनिक जा रहा हूँ, या मैं कहाँ, मतलब हम लोग टूर पे जा रहे हैं तो वी नीड चेंज, रास्ते में हमें चेंज चाहिए, तो 100 रुपये का वो आपको 10-10 के नोट देगा, आपको 10-10 के नोट चाहिए, तो अगर 10-10 के नोट नहीं चाहिए तो कितने 10-10 के नोट देगा, तो 10 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ देगा, तो 100 रुपीज़ आपका क्लियर हो जाता है। और अगर आप बोलते हो नहीं 5 रुपीज़ की कॉइन दे दो, तो आपको वो 20 कॉइन्स देगा 5 रुपीज़ की, तो आपके 100 कवर अप हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो डिविजिबल होने चाहिए इजीली, टू फैसिलिटेट स्मॉल ट्रांजेक्शन, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स को फैसिलिटेट करने के लिए। या आप है ना मान लीजिए 100 रुपीज़ ले जाते हो, आपने 50 रुपये का सामान खरीदा, तो वो 50 रुपये आपको इजीली रिटर्न मिलना चाहिए, तो वो स्मॉल ट्रांजेक्शन्स के लिए वो डिविजिबल होना चाहिए मनी, जब भी आप उसे यूज़ कर रहे हो। देन ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो मनी शुड ऑल्सो पजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, मतलब आप लंबे समय तक उसे यूज़ कर सकते हो, लंबे समय तक वो ट्रांजेक्शन्स में रहेगा, यूज में रहेगा, कंटिन्यूटी रहेगी फॉर लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स वर बीइंग यूज्ड रिपीटेडली, उसे हम रिपीटेडली यूज करते हैं, मार्केट में सर्कुलेट होते रहते हैं। हमें थोड़ा ना पता है आज हम बनिए को, हम हमारा 100 रुपीज़ का नोट देके कुछ सामान लेके आए तो कल क्या वही 100 रुपीज़ हमारे हाथ में आने वाला है, ऐसा नहीं है, वो सर्कुलेट होते रहता है, वो चलते रहता है, कंटिन्यू रहता है मार्केट में, एंड शेल कंटिन्यू टू डू सो फॉर ईयर्स टुगेदर ऑन अकाउंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबल है वो नोट, ड्यूरेबल है, जब तक गवर्नमेंट उसे डीमोनेटाइज नहीं करती है, उस नोट को बंद नहीं करती, तब तक वो मार्केट में घूमता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा, तो वो ड्यूरेबल होता है। तो मनी है वो, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, फीचर कैसा होना चाहिए, तो वो ड्यूरेबल होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैं फास्ट नहीं जा रही हूँ। नेक्स्ट 4th, कॉग्निजेबिलिटी। तो कॉग्निजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसमें कंफ्यूजन है नहीं होना चाहिए, उसको एक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, उसकी खुद की आइडेंटिटी रिकग्निशन मिलना चाहिए। तो मनी मस्ट बी इजीली रिकग्नाइज, इजीली हम उसे रिकग्नाइज कर सके। इट शुड हैव सर्टेन डिस्टिंक्ट मार्क्स, उसमें अलग डिस्टिंक्ट मार्क्स, जैसे आप लोगों का रोल नंबर कैसे अलग अलग होता है क्लास में, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, आपका मतलब एग्जाम में आप अपना नेम नहीं लिखते हो, सीट नंबर लिखते हो, तो आपका पेपर किसी के पेपर के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, तो आपको डिस्टिंक्ट रोल नंबर मिलता है। वैसे ही ना नोट्स को भी डिस्टिंक्ट मार्किंग मिलती है, सो एज टू अवॉइड कन्फ्यूजन, तो उससे कन्फ्यूजन अवॉइड हो जाता है बाय द रिसीविंग पर्सन को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देन पोर्टेबिलिटी की बात करें तो पोर्टेबल मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हो। तो यहाँ पे इट शुड बी इजी टू कैरी, इजी होना चाहिए कैरी करने के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना कोई डिफिकल्टी के। और या फिर
फॉर एनी डिफिकल्टी, एक्सपेंस या इनकन्वीनियंस, आपको किसी भी तरीके से उसमें इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए, भले आप खर्चा कर रहे हो, आप उससे कोई डिफिकल्टी आपको फेस नहीं होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल करेंसी नोट्स आर इजीली पोर्टेबल, तो हम है ना करेंसी नोट्स को हम इजीली है ना एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। कॉइन्स थोड़ी हैवी हो जाते हो, लेके जाना वजन बढ़ जाता है उनमें, राइट, तो पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए मनी में। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी की बात करें तो मनी ऑफ अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन मस्ट बी होमोजेनियस, मतलब पर्टिकुलर डिनोमिनेशन, मतलब जैसे 10 रुपए का नोट है, वो हर जगह के लिए हर स्थान पर वो 10 रुपए का नोट ही रहेगा, उसको 20 रुपया नहीं बोल सकते हम। वो होमोजेनियस है, वो आइडेंटिकल है, उसके फीचर सेम है, दिखने में भी सेम होगा, एक जैसा दिखेगा, सिमिलर दिखेगा लुक में, राइट। तो वो डिनोमिनेशन 100 रुपए का नोट है तो वो एक जैसा दिखेगा, कोई ऐसा नहीं है ना कि 10 रुपए का नोट को बोलेगा नहीं नहीं ये 100 रुपए का ही है भाई, तो उसको मान ले, समझ ये तो 100 रुपए का, ऐसा कोई मानने वाला नहीं। तो उसमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। तो जब है ना नोट्स प्रिंट होते हैं तो वो एक ही टाइप के, एक ही कलर के नोट्स प्रिंट होते हैं। फिर जब आरबीआई प्रिंट करती है, नोट्स जनरेट करती है, राइट, नया अगर डिनोमिनेशन आता है, अब जैसे 2000 का नोट आया तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये नकली है कि असली है। वो 2000 का नोट, उसमें होमोजेनिटी है, मतलब वो सेम, उसके सिमिलैरिटी से हम पहचान सकते हैं, क्योंकि अब उसके बहुत सारे हमको क्लूज दिए हुए कि कैसे हमको पहचाना है नोट को। तो आइडेंटिकल होने चाहिए, उसके फीचर्स आइडेंटिकल, इन इट्स फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके आइडेंटिकल होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज व्हाट, स्टेबिलिटी। अभी है ना मनी शुड हैव अ स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू, उसकी मॉनेटरी जो वैल्यू है, उसका जो पैसा, उसकी जो वैल्यू है वो है ना सिमिलर होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। सो इट सर्व्स एज अ मेजर, तो उसको हमें एज अ मेजर ऑफ वैल्यू टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड्स या सर्विसेज हमको एंजॉय करनी, कोई गुड हमको लेना है, गुड्स लेना है, या कोई सर्विसेज हमको लेनी है, कोई हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो हम हमको उसके हिसाब से उसको फी पेमेंट करना है सर्विसेज का, या फिर हमने कोई गुड्स खरीदा है तो उसके लिए हमको उसको पैसा देना है, तो इजीली मेजरेबल होना चाहिए। एंड दीज गुड्स कैन बी सोल्ड एंड परचेज इन फ्यूचर एज पर रिक्वायरमेंट्स। तो वो जो गुड्स है वो इजीली फिर सेलेबल होने चाहिए, या फिर हमको परचेस करने तो परचेस कर सकने हम इजीली परचेस कर सके फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो कैसे होना चाहिए, स्टेबल, मॉनेटरी वैल्यू है ना वो स्टेबल होनी चाहिए। किसी भी मनी शुड हैव अ स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू। तो ऐसा नहीं है कि 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो उसका 200 रुपया मतलब दिखा दिया, उस तरीके से नहीं, वो गुड्स एंड उस पर उसका स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो वो फीचर होना चाहिए मनी का। तो यहाँ पे हमने कितने क्वालिटीज कवर अप किए, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, देन कॉग्निजिबिलिटी मतलब रिकग्नाइजेबल होना चाहिए, पोर्टेबिलिटी, देन होमोजेनिटी एंड देन स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो 7 हमने उसकी क्वालिटी स्टडी किए। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं फंक्शंस ऑफ मनी लेके आऊंगी, जिसमें प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड कंटीजेंट फंक्शंस हम कवर अप करेंगे। एंड उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मनी हम स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से फिर हमारा ये जो चैप्टर है वो कवर अप हो जाएगा। हाँ, मुझे एक्सरसाइज का वीडियो आपका फर्स्ट चैप्टर का भी बनाना बाकी है, तो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उसके ऊपर। जल्दी ही मैं आपके लिए वो एक्सरसाइज का वीडियो लेके आऊंगी। और फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 पे, जहां पर हम पार्टीशन वैल्यूज, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को रेगुलर देखते रहिए और अब आप स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। और आपको कुछ भी स्किप करना नहीं है, एक बार तो अपने नॉलेज के लिए आपको स्टडी मतलब गो थ्रू करना ही है सिलेबस को। तो दैट वुड बी गुड बेस फॉर यू ऑल। 12th स्टैंडर्ड के लिए आपके लिए एक अच्छा बेस बना रहेगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज, सब्सक्राइब इट एंड शेयर द चैनल link with your friends as well. God bless you all. Thank you very much, dear students.